नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल सुनिए, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में जो नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग डूबकर मर गए थे, उनका निरीक्षण किया था और जिस नदी में वो सब डूबे थे उसका हवाई सर्वेक्षण किया था और जितने लोग उसमें हताहत हुए थे, जो लापता हुए या जो घायल हैं, उनके परिवारजनों को तमाम सामग्री किट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 5K सरकारी आवास पे जनता दर्शन लगाए, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश जारी किए। वहीं चित्रकूट में जिस तरह की घटना देखने को मिली थी, भयंकर सड़क दुर्घटना, कई लोग मर गए हैं और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है और जिम्मेदार आला अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निर्देश जारी किए और जितने भी घायल हैं उनके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो जिस तरह से क्रिकेट का महिला विश्व कप का खिताब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीता, उसको लेकर लखनऊ का हजरतगंज एरिया हो या फिर गोमती नगर का एरिया हो या अलीगंज का हो, लखनऊ के हर एक कॉलोनियों में लगभग दीपावली जैसा माहौल दिखा और हर जगह आतिशबाजी यहाँ पे देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा है, जो विभिन्न रैलियों में शामिल होंगे और एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बिहार में आज पूर्वी चंपारण में चुनावी रैली है। कल भी वो चुनावी रैलियों में शामिल हुए थे और खेसारी के लिए वोट मांगते हुए देखे गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार की चुनावी रैलियों में ताल ठोके हैं, इसको देखकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है बिहार, चूँकि दोनों की सीमाएं एक साथ लगती हैं, उसको देखकर चूँकि संस्कृति लगभग एक समान है, खान पान का कल्चर एक समान है, देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के ये नेता बिहार की चुनावी रैलियों में जो जा रहे हैं, इनके जीत का रिकॉर्ड कितना रहता है। वहीं हम बात कर लें अगर मौसम विभाग की, तो लगातार हो रही बारिश से लगभग छुटकारा मिलता हुआ उत्तर प्रदेश वासियों को दिख रहा है, क्योंकि मौसम अब साफ हो गया है। लखनऊ में बहुत तेज नहीं लेकिन हल्की धूप लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। पूर्वांचल के अन्य जनपदों की बात कर लें, हम काशी की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें या चंदौली की, सोनभद्र की, मिर्जापुर की, इन जनपदों में भी धूप खिली हुई है। हालांकि लगातार हो रही 5 दिन बारिश से किसानों को बहुत नुकसान हुआ और धान की फसल का खास करके बहुत ही नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को और सभी आयुक्तों को निर्देश जारी किए गए थे कि सब सर्वे कराकर और शासन को रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा समय से दिया जा सके। ऐसे में लगभग देखा गया सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी थे फील्ड में दिखे और धान का जो भी फसल का नुकसान हुआ उसका सर्वे कराकर शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है। वहीं अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे की, तो चूंकि पंचायत चुनाव होने हैं 2026 में और 2027 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, एसआईआर का मुद्दा खास करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा और समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर लें तो एकला चलो की नीति पर लगातार वो पार्टी अपनी बैठकों का दौर कर रही है। कभी अल्पसंख्यक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, तो को भी ओबीसी कार्यकर्ताओं के तरफ से बैठक। ये बैठकों का दौर बताता है कि अपनी खोई हुई जो साख है, जो सीटों की कमी हुई है, बहुजन समाजवादी पार्टी उसको पाने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास अभी से शुरू कर दी है। जी सुनिए। अजहर, आपके पास आते हुए देखिए आज तमाम जो खबरें हैं जम्मू कश्मीर की वो बताइए, और इसके अलावा जो दरबार आज से खुल गया है उसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह की वहां पर मौजूद है, और क्योंकि आज बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए दिन, क्या कुछ खबरें हैं इसको लेकर? तो सोनिया, अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले आपने तस्वीर किया जो है एलजी प्रशासन ने जब 2025 में इसको जो है
फिर कैंसिल किया गया था क्योंकि इसको शिफ्ट करने में काफी सारा जो खर्चा है वो आता था। तकरीबन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 200 करोड़ के करीब जो खर्चा इसमें आ रहा था कि दरबार मूव को जम्मू से या कश्मीर से फिर जम्मू शिफ्ट करने के लिए 6-6 महीने, क्योंकि सर्दी आने वाली है और सर्दियां चल रही है और सर्दियों के पेश नजर ये रिवायती तौर पे जो है पहले से ही चलता आ रहा इस दरबार मूव को फिर जम्मू शिफ्ट करते थे। और इस दरबार मूव के शिफ्ट होने के बाद में कहीं ना कहीं जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी काफी यहाँ पे बढ़ोतरी मिलती थी। लेकिन 2021 के बाद में जब इसमें रोक लगा दी गई है और उस वक्त जो है या अभी तक जो आंकड़े सामने आए 2000 के करीब जो करोड़ है वो बचे थे। लेकिन अब की बार फिर से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जो नेतृत्व में सरकार है उन्होंने एक बार फिर 2021 के बाद में इसको फिर से रिज्यूम किया है और आज से बाकायदा तौर पे जो है दरबार जम्मू में सजेगी। तमाम तर जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है पूरे जम्मू क्षेत्र में और पर्टिकुलरली जो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू है वहां पे भी सजा दी गई है। और कहीं ना कहीं इस इकदाम के बाद में जम्मू के काफी सारे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ओनर्स है वो उनमें काफी खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि जम्मू के जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनको काफी नुकसान हुआ था और इस कदम को लेके वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर हम दूसरी खबर की ओर बात करें, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस या हम यूं कहेंगे प्रशासन की ओर से जो है मिलिटेंसी गतिविधि या जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के खिलाफ जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में दिन रात जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सर्च ऑपरेशन या हम यूं कहेंगे कि इनकाउंटर या एंटी टेरर ऑपरेशन वो लगातार चल रहे हैं। और आज एक बार फिर जो है दौरान शब जो है पीर पंचाल की जंगलात में दक्षिणी कश्मीर कुलगाम के अहमदाबाद नगीन इलाके में 2 हाइडआउट को बस्ट किया गया। ये हाइडआउट जो है हालांकि काफी पुराने माने जाते थे और इन हाइडआउट का जो इस्तेमाल है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि सर्दियों में इन हाइडआउट का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल इन हाइडआउट में एक तो गैस सिलेंडर और कुछ कपड़े वगैरह वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या क्या इसमें सामग्री मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पे भी आतंकी जो है छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालने की यहाँ पे भरपूर कोशिश की जा रही है। अगर हम तीसरी खबर की ओर बात करें कि पहलगाम बाइसरन अटैक के बाद में जो 22 अप्रैल को हुआ था जिसमें तकरीबन 26 जो व्यक्ति है उनकी मौत हुई थी और जिनमें ज्यादातर जो टूरिस्ट थे और जो 26 व्यक्ति वहां पे मौत हो गई, तो उसके बाद में पहलगाम और इस इलाके में काफी जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके पेश नजर एक प्रोजेक्ट बन रहा था जो बैसरन पहलगाम से होती हुए जो कार केबल प्रोजेक्ट है वो चलने जा रहा था। लेकिन एनआईए की जानिब से उसको आज हरी झंडी मिली है। उन्होंने जो है इसमें हरी झंडी दिखा दी है कि सिक्योरिटी रीजन के थ्रू वो इस पे काम कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले दिनों में इस पे काम शुरू होगा। और कहीं ना कहीं पहलगाम के हसीन वादियों में भी आपको ये कार प्रोजेक्ट जो है कार केबल प्रोजेक्ट जो है वो दिखेगा। इससे पहले अगर हम देखेंगे कि नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में कार प्रोजेक्ट जो है केबल कार प्रोजेक्ट वो वहां पे दिख रहा था, जिसमें काफी जो टूरिस्ट है वो आकर्षित होते रहे और इसमें सवार हो जाते थे। लेकिन अगर इसका स्पैन देखेंगे तकरीबन 1.4 किलोमीटर इसका स्पैन है और इसमें काफी सारा खर्चा भी आने वाला है। हालांकि इसमें टेंडर्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट उसको वो मिला है और इसमें आने वाले दिनों में लग रहा है कि सर्दियों के दिनों में ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें जिस तरीके से कश्मीर मैराथन सेकंड एडिशन जो है चल रहा था कल संडे के दिन, जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी दौड़ लगाई थी, एलजी मनोज सिन्हा ने भी ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें तकरीबन अगर हम बात करें 1500 खिलाड़ी जो है एथलीट्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया, जो तकरीबन जो है 27 कंट्री से जो आए हुए थे और इन्होंने इस मैराथन जो रेस थी उसमें हिस्सा लिया। और इस मैराथन के इख्तिताम पे यानी इसके इख्तिताम के बाद में कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी देखने को मिला और खुशी भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो टूरिज्म के बूस्ट देने की यहाँ पे एक बार फिर जो है खुशी की जा रही है। अगर मौसम की बात करें, मौसम में लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 15 अक्टूबर से हमने देखा कि पर्टिकुलरली घाटी में जो सर्दी का जो आगाज है वो शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो सुबह और शाम जो है कपकपाती हुई सर्दी है वो साफ तौर पे दिख रही है। लेकिन जो यहाँ पे मौसम विभाग ने प्रेडिक्ट किया है यानी कल से लेके 6 नवंबर तक जो है कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी के अपर क्षेत्र में बारिश होगी और इसके साथ साथ बर्फबारी होने का इम्कान है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शिद्दत भी सुबह शाम जो है घाटी के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से पहलगाम या गुलमर्ग या पर्टिकुलरली जो निचली इलाके में सिक्किम में भी सर्दियों का जो मौसम है वो देखने को यहाँ पे साफ दिख रहा है। और उसके पेश नजर अगर हम देखें तो
आम जनजीवन है कहीं ना कहीं प्रभावित इस लिहाज से हुआ है कि कई इलाकों से जो है बिजली के गुल होने की यहाँ पे खबरें मासूम हुई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लोगों का मानना है कि सभी का आगाज होने से पहले ही अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है बिजली के, पर्टिकुलरली जो बिजली के हवाले से, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कठोर वाली सर्दियां आने वाली है, जिसको चिलेकरान बोलते हैं। अगर ये स्थिति आज की डेट में पैदा होती है तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति पैदा होगी, तो इस पे भी फिलहाल सवालिया निशान है। लोगों ने एक बार फिर प्रशासन से अपील की है इस बारे में कि वो बिजली का जो निजाम है एक बार फिर दुरुस्त करें, ताकि आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। अगर हम अपर क्षेत्र की बात करें, जिसमें जो है गुलमर्ग के अपर क्षेत्र में जो काफी दिनों तक जो है बंद रहते हैं, तो वहां पे प्रशासन की ओर से ऑलरेडी जो राशन कोटा है वो वहां पे शिफ्ट किया गया है, जिसमें लद्दाख यूपी में भी बिल्कुल अजहर, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, क्या कुछ जानकारी है और क्या खास खबरें हैं आज? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। उनकी तरफ से विशेष तौर से जानकारी दी गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया जाएगा हरियाणा में, उसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो जाएगी, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। और इसमें विशेष तौर से जो 25 तारीख की अगर बात करें, 25 नवंबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हरियाणा में होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है वो करीब 1 महीने हरियाणा में भी मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। और ऐसे में श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है, मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से शुरू होंगे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। इससे पहले देखिए, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई हो। और ऐसे में तीसरे कार्यकाल का जो पहला साल है वो पूरा हो चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने आने वाले थे सोनीपत में, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यहाँ पर आत्महत्या हुई, उसको लेकर जिस तरीके के कई आरोप भी लगे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द कर दिया गया था। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को पहुंच रहे हैं। और इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तो शिरकत करेंगे और श्री गुरु तेग बहादुर जी के राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें, लेकिन कई परियोजनाएं और योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और कई सौगातें हरियाणा की जनता को वो देकर जाने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें हरियाणा कैबिनेट की, तो थोड़ी ही देर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी शुरू होने जा रही है। 11 बजे का समय फिलहाल ये तय किया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हरियाणा सचिवालय में होगी। और इसमें विशेष तौर से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और कई ऐसी सौगातें हैं जो हरियाणा की जनता को देना है, उसे अमली जाना पहनाने का काम भी यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस किस भव्य तरीके से हरियाणा में बनाया जाए, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी आज बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ये तय किया जाएगा कि 1 नवंबर से तो हालांकि शुरुआत हो चुकी है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है किस तरीके से भव्य तरीके से हरियाणा में मनाया जाएगा, लेकिन विपक्ष का किस तरीके से सहयोग होगा, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक हरियाणा निवास में बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। हरियाणा की ये तमाम खबरें हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरीके से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगे हैं कि सीएम कोटे के तहत उन्होंने एक आलीशान जो शीश महल है वो चंडीगढ़ में भी तैयार कर लिया है। इन आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पंजाब की बात करें, उनकी तरफ खंडन तो किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर चाहे स्वाति मालीवाल की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि
आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कई सहूलियत जो है पंजाब सरकार की तरफ से दी जा रही है। दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में आलीशान शीश महल उनकी तरफ से बनाया गया है। इस तरीके का आरोप देखिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर फिलहाल लगातार लग रहे हैं। लेकिन तरन विधानसभा उपचुनाव की बात करें, इसको लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। मुख्यमंत्री पंजाब की अगर बात करें, भगवंत मान तरन एक बार फिर से वहां पर पहुंचेंगे। मेगा रोड शो वहां पर अपने उम्मीदवार के लिए वो करते हुए नजर आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही जो तरन विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे। और ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि पलड़ा अभी भी आम आदमी पार्टी का वहां पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के भी तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं पंजाब तरन विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट भी जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री दिल्ली का भी जिक्र है, तो रेखा गुप्ता भी प्रचार के लिए पंजाब में पहुंच सकती है। और इस आरोप जो जिस तरीके के आरोप आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं कि उन्होंने शीश महल खड़ा किया है, तो ऐसे में अगर हरियाणा देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर पहुंचती है रेखा गुप्ता पंजाब में, तो कहीं ना कहीं शीश महल को एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनाया जा सकता है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना वो साध सकती हैं। और महज एक हफ्ते का वक्त रह चुका है तरन विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी, और सरगर्मियां पूरी तरीके से यहां पर तेज है। वहीं बीजेपी की तरफ से मान सरकार को एक अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है कि जिस तरीके से पंजाब पूरी तरीके से बाढ़ की ग्रस्त में आ गया था और 23 के 23 जो जिले हैं वो पंजाब के बाढ़ के चपेट में आ गए थे। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि जो मुआवजा राशि और राहत जो काम चलना था पंजाब में वो फिलहाल चला नहीं है, जो मुआवजा राशि है वो नहीं दी गई है। और ऐसे में एक चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है कि अगर जल्द वो राशि हलचल तो तेज है ही, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि आज महिला विश्व कप में महिलाओं ने जो परचम लहराया है, आज देश का नाम तो रोशन किया ही है। और हरियाणा की लड़कियां खासकर, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो या शेफाली हो, किस तरीके से उन्होंने परचम लहराया आज हर कोई जानता है। और किस तरह का माहौल हरियाणा में खासकर आज लोगों के बीच नजर आ रहा है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए शेफाली वर्मा का जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उनका जिक्र किया। उनका कहना है कि बीते कल जो पारी खेली है शेफाली वर्मा ने, क्योंकि रोहतक से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें शुभकामनाएं यहाँ पर नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है। उनका कहना है कि हरियाणा की बेटी है। कल जो फाइनल मैच खेला गया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 87 रन उन्होंने बनाए और 2 विकेट भी यहाँ पर उड़ाई। तो ऐसे में जिस तरीके से शेफाली वर्मा को लेकर शुभकामनाएं यहाँ पर दी गई है, माना जा रहा है कि जल्द ही शेफाली वर्मा को सम्मानित भी हरियाणा सरकार कर सकती है। क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, और ऐसे में ये ऐतिहासिक दिन है पूरे देश के लिए, ये गर्व की बात है। जहां तक हरमनप्रीत की अगर बात करें, क्योंकि कप्तान हैं महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम की और वो पंजाब से ताल्लुक रखती हैं, तो पंजाब में भी उनका सम्मान किया जाएगा। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हिमाचल से, चंडीगढ़ से, पंजाब। आज ऐतिहासिक दिन है। और आपके पास आते हुए राघवेंद्र, छोटा सा जवाब लेंगे आपसे। देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से अब सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही है, बिहार चुनाव है लेकिन उसकी आज यूपी तक पहुंची हुई है। सभी पार्टियां, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव हो, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। यानी कि वो भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राजनीतिक माहौल है अभी बिहार में, अब 2027 का चुनाव भी नजदीक है, तो जिस तरीके से बिहार के दौरे लगातार जारी हैं, वो क्या भापना चाहते हैं कि क्या वहां हालत है, और उसी तरीके से फिर यहां पर 2027 के चुनाव में चाहे वो यादव वोट को लेकर हो, वोट बैंक को लेकर हो, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से यादव वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश बिहार में की जा रही है। क्या ये रणनीति 2027 के लिए बनाई जा रही है पार्टियों की तरफ से? बिल्कुल सोनिया, अगर बिहार चुनाव की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती राज्य हैं। एक दूसरे की संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जो एक कल्चर है वो मिक्सअप है, मिलता जुलता है। तमाम लोगों की रिश्तेदारियां बिहार वालों की यूपी में, यूपी वालों के बिहार में है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण एक बेहद अहम राज्य हो जाता है और बड़ा स्टेट है बिहार। और बिहार के निकले हुए लोग, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें या फिर अन्य
फील्ड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र हर जगह फैले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश खास करके इसलिए भी अहम हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगातार लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल यादव ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों को एक तरह से अपनी ओर खींचना चाहती है। उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसकी बिसात वहाँ देना चाहती है कि देख लीजिए किस तरह लालू यादव के ज़माने में जंगल राज हुआ करता था बिहार, लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में सुशासन प्रदेश है और इससे इनकार भी नहीं है। ये वही उत्तर बिहार था जहाँ पे शाम होते ही लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, सड़कों पे इतने गड्ढे होते थे, चलना मुश्किल हो जाता था। इतना नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय के लिए बिहार तरसते थे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ वहाँ दिखाई नहीं देती थी। जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार बनी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सुशासन प्रदेश के रूप में आया, संगठित अपराध में कमी आई, सड़कों का एक जाल बिछाया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बनाया गया और प्राथमिक विद्यालय जिस तरह से बनाए गए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से मजबूत किया गया। और उत्तर प्रदेश का योगी का जो विकास का मॉडल है, लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, बुलडोजर मॉडल है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बताना चाहती है। और यादव के साथ साथ जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको भी अपनी तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव द्वारा बार बार एसआईआर के मुद्दे को उठाया जा रहा है। और सच कहा जाए तो जिस तरह से मोदी और योगी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं मिलते हैं, उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के आरोप न लगते हैं तो अपने आप में बड़ी बात होती है। अब देखना होगा कि इस बार एनडीए की सरकार बनती है या फिर जनता इस बार बदलाव लाती है, क्योंकि लगातार 15-20 सालों से जिस तरह से नीतीश कुमार को जीत मिल रही है, एनडीए को जीत मिल रही है, अब इस बार सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं अपने अपने पाले में वोटरों को खींचने का। अब देखना होगा कि इसमें एनडीए बाजी मारती है या फिर लालू यादव की लालटेन पार्टी बाजी मारती है। बिल्कुल राघवेंद्र, आखिरी जवाब आपसे अजहर। देखिए अब उपचुनाव होने वाले हैं नजदीक, और किस तरह की तैयारियां राजनीतिक के गलियारों में चल रही है और पार्टियां किस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ से सिक्योरिटी सिनेरियो भी देखना है, दूसरी तरफ से एक बाईपोल इलेक्शन, चाहे हम नगरोटा सीट की बात करें या बडगाम सीट की बात करें, दोनों क्षेत्रों में जो है काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल पा रहा है। हालांकि बडगाम सीट में फिलहाल जो है जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या भाजपा है, तीनों पार्टियों की ओर से काफी जोर लगाया जा रहा है कि वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की जा रही है। मैनिफेस्टो जो है ऑलरेडी जारी कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से हम देख रहे हैं लगातार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके अपने विधायक मेंबर पार्लियामेंट अगर उल्ला के बीच में जिस तरीके से आपस में जो है खींचातानी चल रही है, तो इसको लेके भी काफी सियासत गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से अगर हम बात करें, मैं अभी बात कर रहा था इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है हाईडाउट बस्ट किए हैं। कल भी जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो ली है, जिसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके आला अफसरान से उन्होंने खसूसी मीटिंग ली है और उनको क्लियर कट हिदायत दी गई है 360 यानी 360 डिग्री का जो यहाँ पे वो लगाया जाए आतंक और आतंकवादी के खिलाफ। तो इस तरीके से हमने देखा कि बीती रात जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घने जंगल में, पीर पंजाल के घने जंगल में जो 2 हाइडआउट है उनको बस्ट किया है। कहीं ना कहीं एक तरफ से चुनाव है और आतंकियों की भी यही कोशिश है चुनाव को वो प्रभावित करे। दूसरा ये कि सर्दियां जो है वो चल रही है और बर्फबारी होने से पहले अपर क्षेत्रों में हालांकि हल्की फुल्की सी बर्फबारी हो रही है, उससे पहले जो है वो घुसपैठ करे, लेकिन उस चीज को रोकने के लिए बिल्कुल अजहर, इसके लिए पूरी सिक्योरिटी वहां पर तैयार है, सेना के जवान वहां पर तैनात हैं जो पूरी तरीके से वहां पर ये देख रहे हैं कि कोई भी आतंकी यहाँ घुसपैठ ना कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।